ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये क्या एक लीमन मोमेंट की तरह देखा जा रहा है इसको मार्केट की तरफ से? हालांकि प्राइस डैमेज उतना नहीं हुआ जितना लीमन के टाइम पे हुआ था, लेकिन प्रेशर तो लग रहा है मार्केट पर। और आपकी क्या अप्रोच होगी और क्या इस डिक्लाइन को बाय किया जाए फिर? हाँ तो अनुज जी, जैसे ही बैंक्स का ना थोड़ा भी चालू होता है आजकल सबको लीमन याद आ जाता है क्योंकि लीमन काफी एक मोमेंट था। इसमें दो तीन अंतर है। एक तो जब लीमन हुआ था तब मार्केट काफी तेजी से बढ़ा था, तो एक तरह से मार्केट पीक पे था। इस बार मार्केट में काफी करेक्शन आ चुका है 18 महीना से। भारत में भी ना निफ्टी फ्लैट है। यदि अपने बाकी ग्लोबल मार्केट देखे तो 20% है ना ऊपर से नीचे गिर चुके हैं। तो एक तरह से ना मार्केट उसी यूफोरिक स्टेज में नहीं है जो उस टाइम पे था लीमन क्राइसिस पे। दूसरा है ना, सब सेंट्रल बैंक्स को एक तरह से अब तजुर्बा हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया लीमन का। तो इसीलिए अपने देखे तो हर एक सेंट्रल बैंक अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि भाई वो क्राइसिस को रोके। पिछले वीकेंड में है ना यूएस फेड बढ़ा और है ना गारंटी कर दिया पूरे डिपॉजिट्स को। इस बार वीकेंड पे पूरा पूरे वीकेंड है ना स्विस बैंक्स काम करके है ना सीएसएफबी को कर दिए। तो एक तरह से अभी ये टू बिग टू फेल जो हो गया ना बैंक्स का, वो सेंट्रल बैंक्स ज्यादा होने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ करके है ना एक बैकस्टॉप करेंगे, कुछ गारंटी करके वो सेम फाइनेंशियल क्राइसिस होने नहीं देंगे। तो ये दो कारण है जो लग रहा है कि वो लीमन क्राइसिस नहीं आएगा, पर फिर भी जो है एक अनसर्टनिटी तो फैली गई है वातावरण में कि भाई बैंक्स काफी प्रेशर में आ चुके हैं। जो इंटरेस्ट रेट जीरो था, जीरो से जो बढ़ के अब 4.5 5 हो रहा है, तो उसमें बैंक पे प्रेशर काफी है और है ना पूरा सिस्टम एक तरह से थोड़ा सा नर्वस हो चुका है। तो इसलिए मार्केट करेक्ट हो रहा है। और वैसे भी मार्केट है ना कई दिन से ऐसे महंगा पड़ा था, कंसोलिडेशन में था। तो एक तरह से ये करेक्शन मेरे ख्याल से हेल्दी होएगा। लोअर लेवल पे बाइंग करना चाहिए। तो बात हो रही थी पूरी के पूरे बैंकिंग सिस्टम को लेकर। इंडिया में लीमन क्राइसिस वाज द बेस्ट टाइम टू बाय, लेकिन रेट्स काफ़ी गिरे थे ऑब्वियसली। इस समय आपको लग रहा है कि जो टॉप टियर बैंक्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर है, ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, इनमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, क्या ये बाय हैं इस समय? हाँ तो अनुज जी, जैसे पिछले शो पे भी शायद अपने जिक्र किए थे कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है अगले 1 2 साल से। पर जो पिछले साल काफी शेयर प्राइस में तेजी आई थी, उसके कारण एक कंसोलिडेशन फेज में रहना चाहिए थोड़े दिन के लिए। और अपने को वो देखने मिल रहा है अभी है ना, थोड़े करेक्शन आए हैं बैंक स्टॉक्स में। तो ये जो पुल बैक फेज है जो नीचे आ रहा है उसमें है ना करेक्शन में अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। अगले 2 3 साल में बैंकिंग सेक्टर भारत में अच्छा करेगा। अपने यहाँ ये जो सेम स्ट्रेस है वो स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशंस काफी है ना स्ट्रिक्ट है। तो अनलाइक है ना यूएस में भी काफी उन लोग ने नरमी कर दी थी रेगुलेशन में, अपने यहाँ रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है, तो इसके कारण वो सेम प्रेशर नहीं आएगा। और दूसरा, क्लीन अप बैंक्स में पिछले 3 4 साल में काफी हो चुके हैं भारत में। अच्छा, बैंकिंग पे अपना एक टिक दिया ज्योति बदर सर, एक और चीज़ आई मीन ये जो एफआईज की सेलिंग सुर्खियां बटोर रही है रोज बरोज। अगर आप देखें 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग डेरिवेटिव्स के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो वैसे ही ग्लोबली अगर आप देखें मनी कॉस्टली है, ऊपर से यूएस अगर आप देखें खुद दिक्कत में, मतलब वहाँ इक्विटी में लिक्विडेशन। अभी आपको लगता है क्या, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये बन रहा है कि अब यहाँ से और कितनी सेलिंग, अभी ये सेलिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है क्योंकि इसका इंपैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स पे विजिबल है। लोग कहते हैं आईसीआईसीआई बैंक, दिग्गज, एसबीआई, रिलायंस, इन्फोसिस खाली हो रहे हैं, मीन ह्यूज लिक्विडेशन है। तो ये अभी कितना और चल सकता है सर, आपका व्यू इस पर? वीरेंद्र जी, इसमें दो चीज है। एक तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण है ना एक तरह से शिफ्ट देखने मिल रहा है कि भाई अभी डेट इतना खराब नहीं है, डेट में भी अच्छा रिटर्न आना चालू हो गया है। तो इक्विटी से पैसा थोड़ा मार्जिन पे डेट पे जा रहा है। वो है ना ग्लोबली देखने मिल रहा है, भारत में भी वो देखने मिल रहा है। थोड़े थोड़े लोग अब सोचने लग रहे हैं कि भाई थोड़ा डेट ले ले क्या। तो उसके कारण इक्विटी का जो पैसा है वो एक तरह से थोड़ा कम हो रहा है। दूसरा, जब भी कुछ भी क्राइसिस आता है तो लोग इमर्जिंग मार्केट से दूर हटके ना डेवलप मार्केट में चले जाते हैं, ताकि नो क्राइसिस तो डेवलप मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में नहीं है। फिर भी वो एक रहता है कि भाई होम कंट्री में चला जाओ, वहां पे सेफ्टी है क्योंकि क्राइसिस है। तो उसके कारण इमर्जिंग मार्केट में फ्लो थोड़ा कम हो रहा है। और इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा है, तो उस तरह से इंडिया में भी इमर्जिंग मार्केट का फ्लो कम होने से इंडिया में भी फ्लो कम हो रहा है, थोड़ा सेलिंग देखने मिल रहा है।
मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि काफी आउटफ्लो देखने को मिल गया है एफआई की तरफ से। एक तरह से इंडिया का वैल्यूएशन अभी भी महंगा है। तो सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो एक तरह से इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया पीई बेसिस पे कुछ 70-80% महंगा है अभी भी। ये जरा कंप्रेस हो जावे, थोड़ा ना 80-50% के आसपास आ जावे, तो मेरे ख्याल से भारत में वापस एफआई फ्लो आना चालू हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो बात हुई एफ फ्लो की, लेकिन बाजार में कोई अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पे, स्पेशली क्रूड को देखते हुए, मेटल्स को देखते हुए, स्पेशली जो कमोडिटी यूजर्स हैं, आई मीन फॉर इंस्टेंस बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट। दरअसल ये तब भी टूट रहे थे जब बाजार चल रहा था, व्हेन द मंथ ऑफ आई थिंक नवंबर लास्ट, जब हम ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे थे, ये तब भी टूट रहे थे। देन गोल्ड एट ऑल टाइम हाई। योर टेक ऑन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम तो है ही अगर आप देखें गोल्ड फाइनेंस में, लेकिन कुछ बैंकों के पास बहुत, अगर आप देखें, अच्छा गोल्ड फाइनेंस कारोबार भी है, फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक है। तो इस क्लास को आप कैसे अप्रोच करेंगे जो कि कमोडिटीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? तो आपने सही कहा वीरेंद्र जी, काफी ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। एक तो एकदम मैक्रो देखे तो क्रूड जो गिर रहा है भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रूड अपना सबसे ज्यादा है ना इंपोर्ट आइटम में नंबर 1 है। तो अपना जो एक फियर था कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, तो वो भी एक है ना कम हो जाएगा अभी। दूसरा है ना कमोडिटी जो यूजर्स हैं, जो कमोडिटी को यूज करते हैं, उनका है ना रॉ मटेरियल प्राइस घट रहा है। तो हम लोग को पेंट्स इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 2 कारण है उसके। काफी महंगे हैं ये सब शेयर, काफी अच्छा कर चुके हैं पिछले 7-8 साल से। और दूसरा, इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। 2-3 बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं पेंट के अंदर, जिनका भी है ना एक तरह से पॉकेट्स डीप है। वो थोड़े साल है ना लॉस बेयर कर सकते हैं, उनको एंट्री चाहिए तो मार्केट शेयर के लिए वो थोड़ा फाइट करेंगे, और है ना हो सकता है 1-2 साल लॉस करेंगे कि भाई मेरे को मार्केट शेयर मिल जावे। तो इसलिए थोड़ा पेंट्स पे हम लोग की नजरिए थोड़ी कम है। यही सेम है ना जो थीम है, उस पे है ना 2-3 दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। एक तो है ना सीमेंट है। सीमेंट के है ना रॉ मटेरियल्स काफी बढ़ चुके थे, वो भी है ना कोल बेस्ड है, तो सीमेंट के रॉ मटेरियल घट चुके हैं। तो यदि इस क्वार्टर में भी देखे तो 150 से 200 रुपया पर टन है ना उनको राहत मिलेगी रॉ मटेरियल में। तो एक तरह से मार्जिन 150-200 रुपया पर टन बढ़ जाएगा। जो है ना एबिटा पर टन देखेंगे तो 10-15% एबिटा पर टन बढ़ जाता है, सिर्फ है ना रॉ मटेरियल के भाव कम हो जाने से। दूसरा है ना जैसे सेरेमिक्स है, टाइल्स कंपनी है, वहां पे गैस बड़ा रॉ मटेरियल है, गैस के भाव थोड़ा कम होने चालू हुए, तो वहां भी है ना उनको एबिटा पर टन में अभी काफी राहत मिलेगी। तो ये 2 सेगमेंट है जहां पे ना इतना स्टॉक्स चला नहीं है, इतने महंगे नहीं है, जहां पे ना यही सेम थीम का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा आपने जिक्र किया था गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए गोल्ड प्राइस अच्छा है, पर इसमें एक ही है, ये पूरा इंडस्ट्री देखे तो बैंक से ना काफी जोर से अब गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में आ रहे हैं। तो जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है उनको थोड़ा प्रेशर हो रहा है कि भाई बैंक्स तो सस्ता देते हैं लोन्स। तो अभी तक गोल्ड फाइनेंस कंपनी से लोग ले रहे थे, क्योंकि है ना वो बहुत जल्दी 2 घंटा 3 घंटा में भी लोन दे देते थे। पर अभी वो बैंक्स भी है ना कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग जल्दी से लोन दे चुके। तो हम लोग का है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को अगले 3-4 साल में प्रेशर रहेगा ही। थोड़ा सा अभी राहत मिला है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले गए, पर है ना 3-4 साल में स्ट्रक्चरली उनके पे प्रेशर रहेगा। तो इसके लिए जो बैंक्स है जो ज्यादा गोल्ड फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, उनको है ना देखना चाहिए ज्यादा। ओके, अच्छा, थोड़ा वापस एक बैंडविड्थ का इशू हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक और सवाल लेने की। आईटी पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है क्योंकि बीएफएसआई बहुत बड़ा क्लाइंट है। ये नी जर्क है या फिर यहाँ पर बाय बनता है, कंसिडरिंग कि अब वैल्यूएशंस वापस एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में, ज्योति जी, वापस प्री कोविड लेवल पर पहुंच चुकी हैं कुछ स्टॉक्स में? हाँ तो अनुज जी, हाँ ये ना हम लोग आईटी पे काफी अंडरवेट रहे हैं पिछले 18 महीने से। अभी भी अंडरवेट है। हम लोग बार बार देखते हैं कि भाई अब वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता हो चुका है, तो अब लेना चाहिए क्या। यहाँ पे बस अभी ये जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है वो काफी कम है, क्योंकि बीएफएसआई पे प्रेशर आ रहा है। यूएस का रिसेशन का बात चालू है, अभी तक यूएस इकोनॉमी वीक भी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगले 6-8 महीने में अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होने के स्कोप है अर्निंग्स में। जो
तो इसलिए ना अभी भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, पर इसको काफी ऐसे नजरिए से देख रहे हैं कि कहीं भी है ना बहुत ज्यादा स्टॉक्स गिर जावे या फिर कुछ है ना यूएस इकोनॉमी में बदलाव आ जावे, तो फिर ये स्टॉक्स में हम लोग फिर एंट्री मारेंगे। ओके, चलिए ज्योति जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब मार्केट टॉपिक्स पर बात करने के लिए।